दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं अमरकंटक के बारे में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। विंध्य पर्वत सतपुड़ा पर्वत का मीटिंग पॉइंट है, दोनों पर्वतों का मेल होता है। वहीं मेकल पर्वत से निकली है मेकल सुता माँ नर्मदा। अमरकंटक माँ नर्मदा के उद्गम स्थल के साथ ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। औषधियों का भंडार है अमरकंटक। कई प्रकार की जीवन रक्षक औषधियाँ यहाँ पाई जाती हैं। खूबसूरत झरने, प्रपात, बड़े बड़े वृक्ष, जंगल पर्यटकों का बरबस ही मन मोह लेते हैं। समुद्र तल से 1065 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अमरकंटक। मेकल पर्वत की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है नर्मदा का उद्गम कुंड। नर्मदा के अलावा सोन, भद्र एवं जुहिला नदी का प्रादुर्भाव भी अमरकंटक से ही हुआ है। अमरकंटक के जिस पर्वत श्रृंखला से मां नर्मदा का उद्गम हुआ है उस पर्वत को सोम पर्वत भी कहा जाता है। इसीलिए मां नर्मदा का एक नाम सोमोद्भवा भी है। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे अमरकंटक कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं अमरकंटक में, इन सब के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाइएगा। तो आइए चलते हैं अमरकंटक की यात्रा पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं अमरकंटक कैसे पहुँचें। अमरकंटक का सबसे निकटतम एयरपोर्ट है जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट, जहां से अमरकंटक की दूरी है 250 किलोमीटर। निकटतम रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड जो छत्तीसगढ़ में है, और एक और रेलवे स्टेशन अनूपपुर जो मध्य प्रदेश में है। अनूपपुर से अमरकंटक की दूरी है 75 किलोमीटर और पेंड्रा रोड से अमरकंटक की दूरी 35 किलोमीटर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य शहरों से सड़क मार्ग से भी हम पहुंच सकते हैं। बिलासपुर, शहडोल, जबलपुर, उमरिया, कोरबा, पेंड्रा रोड, इन सभी से नियमित बस सेवा उपलब्ध है अमरकंटक के लिए। तो अमरकंटक जाने के लिए यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको जबलपुर आना पड़ेगा। ट्रेन से यदि आ रहे हैं तो पेंड्रा रोड उतरें छत्तीसगढ़ में, या उतरें अनूपपुर। और यदि आप किसी ऐसे शहर से हैं जहाँ से अनूपपुर या पेंड्रा रोड दोनों के लिए आपके पास ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप बिलासपुर भी जा सकते हैं। बिलासपुर से अमरकंटक की दूरी है 120 किलोमीटर। अमरकंटक एक्सप्रेस से हम लोग पेंड्रा रोड उतरे और पेंड्रा रोड से अमरकंटक तक जाने के लिए आपको टैक्सी और बस दोनों की सुविधा उपलब्ध है। 100 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से चार्ज करते हैं टैक्सी वाले, और बस में 70 से 80 रुपये आपकी टिकट होती है। तो टैक्सी से यदि आप जाना चाहते तो आपकी बार्गेनिंग स्किल पर भी निर्भर करता है कि आप कितने पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने एक अर्टिगा की थी, अर्टिगा वाला 1200 रुपये मांग रहा था, किंतु फाइनली 600 रुपये में वो चला गया। आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं बार्गेनिंग करके। 35 किलोमीटर का रास्ता पेंड्रा रोड से अमरकंटक तक का बड़ा खूबसूरत रास्ता है। बड़े बड़े वृक्ष हैं, झरने हैं, मंदिर हैं और घुमावदार रोड हैं, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं। आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा और बीच में आप रुकते रुकते जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आ जाने वाला है। हम जब पहुंच जाते हैं अमरकंटक पहुंचने के बाद सबसे पहली बात हम करेंगे अमरकंटक में हम कहाँ रुकें। यहाँ आपको धर्मशालाएं मिल जाएंगी, आश्रम हैं और एक गुरुद्वारा भी है। 600-700 रुपये से लेकर 2-2,500 रुपये तक के कमरे आपको आसानी से मिल जाने वाले हैं। आप अपने बजट के अनुसार रुक सकते हैं। MPT मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक होटल भी है जहां भी आप रुक सकते हैं। और इसके बाद खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, ढाबे हैं, भोजनालय हैं जहां आप अपनी मनपसंद का खाना खा सकते हैं 100 रुपये थाली से लेकर। तो ये तो बात हो गई कि हम कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें, क्या खाएं, कब जाएं। एक और बात हम कर लें, उसके बाद हम बात करेंगे कहाँ कहाँ हम घूमेंगे।
अमरकंटक जाने के लिए वैसे तो पूरे वर्ष में आप कभी भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है, किंतु जो सबसे अच्छा मौसम कहा जाता है वो नवंबर से फरवरी तक का कहा जाता है, चूँकि बारिश हो चुकी होती है और जो भी झरने हैं सब में पानी पर्याप्त होता है, भरपूर पानी, भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा, झरने मिलेंगे, प्रपात मिलेंगे। तो सबसे अच्छा समय कहा जाता है नवंबर से लेकर फरवरी तक का। बाकी आप पूरे वर्ष में कभी भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ घूमेंगे हम, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं अमरकंटक के। सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र तो है मां नर्मदा का उद्गम स्थल। एक कुंड से मां नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है और वहीं नर्मदा जी का एक प्राचीन मंदिर भी है कुंड के सामने ही, और प्रांगण में ही करीबन 30-40 मंदिर हैं, जिसमें सूर्य देव का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर, श्री राम जानकी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, कार्तिकेय का मंदिर, 11 रुद्र के मंदिर, शिव परिवार के मंदिर, इस तरह विभिन्न प्रकार के मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, मंदिर प्रांगण में ही, कुंड के प्रांगण में ही स्थित हैं। तो सबसे पहले हम कुंड में दर्शन करते हैं, मां नर्मदा के उद्गम कुंड में। उसके बाद हम मां नर्मदा के मंदिर में दर्शन करते हैं, बाकी के मंदिरों में दर्शन करते हैं। कुंड के दक्षिण दिशा में कलचुरी राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, कलचुरी कालीन मंदिर, जिन्हें आजकल पुरातत्व विभाग ने अपनी देखरेख में ले लिया है। कर्ण मंदिर है, पातालेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहीं नर्मदा कुंड के पास ही है एक जैन मंदिर, सर्वोदय जैन मंदिर। बहुत विशाल मंदिर है और पिछले काफ़ी समय से बन रहा है, अभी भी निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। 24 टन अष्टधातु की प्रतिमा आदिनाथ जी की है और 17 टन कमल सिंहासन पर विराजमान है। इस तरह 42 टन की प्रतिमा सिंहासन सहित अष्टधातु की विराजमान है आदिनाथ जी की, और बड़ा खूबसूरत, बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है अभी भी। 2006 में, नवंबर 2006 में स्थापना की जा चुकी है आदिनाथ जी की। यहाँ से हम आगे चलते हैं। माई की बगिया एक बड़ा खूबसूरत सा स्थान है। माई की बगिया एक बगीचा है। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि नर्मदा जी अपने बचपन में वहाँ फूल चुनने के लिए आती थी, भगवान शिव के लिए फूल चुनने के लिए आती थी। वो है माई की बगिया, और वहाँ गुल बकाबली और गुलाब के पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं। बहुत सारे वृक्ष हैं, आम के, केले के, जाम के, जामुन के। बड़ा खूबसूरत सा स्थान है। वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर आगे हम जब पहुँचते हैं तो वो है सोनमुड़ा। सोनमुड़ा सोन नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा का उद्गम एक कुंड से हुआ है और सोन नदी का उद्गम एक पर्वत से हुआ। नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, वहीं सोन नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। एक भद्रा नदी का भी उद्गम हुआ है सोन के साथ, जो आगे जाकर मिल जाती है। इस तरह सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। सोने के रंग के कण हैं सोन नदी की रेत के, इस वजह से उस नदी को सोन नदी कहा जाता है। बड़ा खूबसूरत स्थान है। वहीं एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से आप घाटी देख सकते हैं। बड़े बड़े में जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों को आप ऊपर से देख सकते हैं। घाटी में जो वृक्ष हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा। लोग वहाँ सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आई की बगिया उद्गम स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर, सोनमुड़ा 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहीं सोनमुड़ा से जब हम वापस आते हैं नर्मदा उद्गम की तरफ, तो हमें एक श्रीयंत्र मंदिर मिलता है। श्रीयंत्र मंदिर का निर्माण भी 1991 से चल रहा है। बड़ा खूबसूरत मंदिर है और अभी कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है मंदिर निर्माण का, वो होता है गुरु पुष्य नक्षत्र। तो जब जब गुरु पुष्य नक्षत्र आता है तब तब ही श्रीयंत्र मंदिर का निर्माण होता है। अभी श्रीयंत्र मंदिर के द्वार पर ही एक बहुत विशाल 4 मुख वाली मूर्ति
के दर्शन आपको होते हैं। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी और त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है वह मूर्ति। अंदर 64 योगिनी के मंदिर की तरह निर्माण चल रहा है। और इसके बाद हम वापस आ जाते हैं नर्मदा उद्गम तक, अमरकंटक आ जाते हैं ये सब घूम के। अब हम चलते हैं आगे कपिल धारा की ओर। कपिल धारा नर्मदा उद्गम से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां नर्मदा ने पहला प्रपात का रूप लिया है। कपिल मुनि की तप स्थली कही जाती है। कपिलेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थापित है। कपिल मुनि ने सांख्य योग की रचना भी यहीं बैठकर की है, ऐसा कहा जाता है। बहुत खूबसूरत स्थान है। लगभग 100 फीट ऊपर से जल नीचे गिरता है प्रपात के रूप में। पहला जल प्रपात है कपिल धारा प्रपात, मां नर्मदा के उद्गम के बाद 8 किलोमीटर दूर। वहाँ से थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो हमें मिलता है दूध धारा। दूध धारा ये भी एक प्रपात है। कपिल धारा से नीचे उतरे और नीचे हम जाएंगे तो दूध धारा प्रपात हमें मिलेगा। लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से गिरता है जल, और जल जब नीचे गिरता है तो बिल्कुल दूध के फेन की तरह दिखाई देता है, इसलिए उस प्रपात को दूध धारा प्रपात कहा जाता है। दूध धारा प्रपात बेसिकली दुर्वासा ऋषि की तप स्थली कही जाती है। दुर्वासा ऋषि ने वहाँ तप किया था। ज्वालेश्वर महादेव हैं। शहडोल रोड पर, जब हम शहडोल रोड से पेंड्रा रोड के लिए जाते हैं, शहडोल मार्ग से, तो रास्ते में हमें अमरेश्वर महादेव और ज्वालेश्वर महादेव मिलते हैं। ज्वालेश्वर महादेव के पास ही एक कुंड से, एक कुएं से जोहिला नदी का उद्गम कहा जाता है। ज्वालेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि इनकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की है, और यहाँ स्थापना करने के बाद पूरे मेकल पर्वत पर अलग अलग कई शिवलिंगों के माध्यम से भगवान शिव स्थापित हो गए। वहीं पास में अमरेश्वर महादेव हैं। 11 फीट ऊंचा 15 टन का शिवलिंग है अमरेश्वर महादेव में। कहते हैं देवताओं को अमर होने का वरदान भगवान शिव ने दिया था इसी स्थान पर, जहां अमरेश्वर महादेव हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं अमरकंटक में, कैसे कैसे घूम सकते हैं। वहाँ घूमने के लिए यदि आप ट्रेन से गए हैं, बस से गए हैं, तो आपको टैक्सी उपलब्ध हो जाएगी, ऑटो उपलब्ध हो जाएंगे। आपको कपिल धारा और दूध धारा जाने के लिए ऑटो या टैक्सी करना पड़ेगी। बाकी तो सभी वॉकिंग डिस्टेंस में 1-1, 2-2 किलोमीटर के घेरे में हैं, जहाँ आप पैदल भी घूम सकते हैं। इसके अलावा भृगु कमंडल है, धूनी पानी है। धूनी पानी बेसिकली गर्म पानी का झरना कहा जाता है, कुंड कहा जाता है, जो औषधि पानी है। माइका मंडप है जहां आप जा सकते हैं। इन सब स्थानों के अलावा कल्याण सेवा आश्रम, मृत्युंजय आश्रम और कबीर चबूतरा भी आप जा सकते हैं।